आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ साइंस, टेक्नोलॉजी, शेरो अदब, सोशल साइंस, एजुकेशन और दुनिया भर के हर तरह के नॉलेज और पर खास प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है इल्म की रोशनी। इल्म की रोशनी से हमारा मतलब है इल्म यानी कि नॉलेज की अहमियत और उससे हासिल होने वाली समझदारी। ये एक मेटाफर है और इल्म यानी नॉलेज की एक रोशनी के तौर पर पेश करता है, इसलिए कि इल्म की रोशनी ही हमारे जहन की तारीकी यानी अंधेरे को दूर करती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि कैसे एडल्ट एजुकेशन आज के वक्त की ज़रूरत है। एडल्ट एजुकेशन के तहत आज मुल्क भर में ऐसे लोगों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करवा रही है जो फॉर्मल एजुकेशन से किसी न किसी वजह से पीछे छूट गए हैं। ऐसे लोगों को एडल्ट एजुकेशन दरअसल फाउंडेशनल लिटरेसी, वोकेशनल स्किल और क्रिटिकल लाइफ स्किल मुहैया करवा रही है और खास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की उल्लास जैसी स्कीम यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी इसी मुहिम का नाम है। खास बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसे खास अहमियत दी गई है ताकि 2030 तक मुल्क भर में 100% लिटरेसी के टारगेट को हासिल किया जा सके। इसी मौजू पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं इस समय IASC यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर NK अम्बश्ट जो कि फॉर्मर चेयरमैन NIUS भी हैं। साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर नासरा शबनम और साथ ही मौजूद है हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के DCEE में PhD स्कॉलर विवेक चहर। आप तीनों का हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं और साथ ही आप लोगों को याद दिला दें कि आपका भी अगर इसी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर जो है वो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो सबसे पहले प्रोफेसर अम्बश्ट, आपसे समझना चाहेंगे कि हम जो एडल्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो एडल्ट एजुकेशन है क्या, और हम जो ये बात करेंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? देखिए, एडल्ट एजुकेशन का 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना उसमें ये एक तरह से उभर करके आया और उसका फायदा 1942 के मूवमेंट में हुआ जब हाथ से लिख करके लोग पर्चे बंगाल में एक घर से दूसरे घर भेजते रहे जी। और इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया जी। जब देश आज़ाद हुआ तो ये जरूरत पड़ी कि भाई हम आज़ाद हैं, हमें वोट देना है, तो उसके लिए सोशल एजुकेशन की जरूरत थी कि एज ए सोसाइटी आपकी क्या जरूरतें हैं। पहले वर्ड ऑफ माउथ से होता था जी। अब मैसेज वोट देना है तो उसको पढ़ना है, उस पर निशान लगाना है, तो उस वक्त डब्बे में डाला जाता था, उस पर सिंबल लगे रहते थे। फिर धीरे धीरे होते होते हुआ कि नहीं साहब, इसके पढ़ाई के द्वारा हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं जी। तो फार्मर्स लिटरेसी एंड फंक्शनल लिटरेसी का प्रोग्राम आया 1965-66 में। जब हमें खाने की बड़ी दिक्कत थी, हम लोग PL480 का गेहूं मंगाया करते थे, तो कैसे इसके लिए कृषि का एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है उन्नत बीज, उन्नत खाद के नाम के छोटी छोटी किताबें बनाता था। हम लोग NCERT में उन किताबों को अडल्ट कैसे पढ़ सके और उनकी भाषा, उनके प्रिंट साइज वगैरह दे करके वो बनाते थे जी। तो ये देखिए, जैसे जैसे इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी हुआ वैसे वैसे अडल्ट एजुकेशन का शेप बदलता गया। फिर 70s में आया नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसलिए फॉर्मली जो हम आपको क्लासरूम में पढ़ाते हैं, बैठा के पढ़ाते हैं, उसमें एक चीज और आपको खास सा बताने की जरूरत है कि अडल्ट जो होता है वो अपने से छोटे से कोई बात सीखने में बड़ा डिफिडेंट होता है। बहुत उसको लगता है कि ये मुझे क्या बताएगा, मुझे तो कल का बच्चा है। तो इस जो पेडागॉजी होती है, जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होते हैं, टीचर जो कहता है सत्य है, यहाँ उल्टा था। यहाँ जो लर्नर था वो ज्यादा एक्सपीरियंस था और जो पढ़ाने वाला था वो कम एक्सपीरियंस था। तो यहाँ से कंसेप्ट ऑफ एंड्रोगॉजी चला कि लर्निंग टुगेदर वाला मोड चला।
जी। फिर उसके बाद आया कि साहब साक्षर होने के लिए थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए। जी। तो 75% अगर आदमी लिटरेट हो जाए तो 75% आदमी लिटरेट हो जाए तो लोग समझते थे कि इसके आगे जो है अपने आप 100% लिटरेसी आई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए, लर्निंग टुगेदर के और साक्षरता योजना के, और इस तरह की चीजें चलती गई। मगर एक बात और इसमें बहुत खास हुई, वो बात ये थी कि जो डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट हुआ, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, उसने बड़े झटके दिए। बिल्कुल प्रोफेसर अम्बश, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से इवॉल्व हुआ है। अगर हम एडल्ट एजुकेशन की बात करें तो और डिटेल में आपसे समझेंगे। यहाँ पर प्रोफेसर शबनम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे कि प्रोफेसर अम्बश ने बताया कि जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई, ज़रूरतें बदलती गई, वैसे वैसे मकसद भी बदलता गया। अगर हम आज के वक्त की बात करें तो आज के वक्त में एडल्ट एजुकेशन का आखिर क्या मकसद है, क्या इम्पोर्टेंस है? आज के वक्त की अडल्ट एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो हम जब आज़ाद हुए 1947 में, तब से बहुत अलग है। हमने 1947 में जब हम इंडिपेंडेंस मिली तो हमने इसका नाम रखा था सोशल एजुकेशन, क्योंकि उस टाइम डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए लोगों को सोशली उस तरह से तैयार करना कि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, एक्टिव पार्टिसिपेट, राइट। लेकिन आज की डेट में हमारे, जैसे कि अभी अम्बश सर ने बात करी है, हम कोठारी कमीशन ने भी बात करी अडल्ट एजुकेशन की, फिर हमने न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में 1986 में बात करी, फिर हमने लिटरेसी मिशन में, नेशनल लिटरेसी मिशन में भी इसकी बात करी, और हम इसको थोड़ा थोड़ा अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड बेस चेंज करते गए। जी। अभी हम लेटेस्ट हमारे पास है न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, जिसमें हमने अडल्ट एजुकेशन को काफी डिटेल में लिया है और अभी इसको इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव अप्रोच एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ा है। जी बिल्कुल। तो हमें बिल्कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की आपसे बात करेंगे, पूरी तफसील से बातचीत करेंगे। आपसे समझना चाहेंगे विवेक, किन लोगों के लिए है आखिर ये एडल्ट एजुकेशन जो कि हम बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया और एक ऐसे विषय को चुना जिसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की इंडिया के अंदर। अब हम बात करेंगे ये प्रोग्राम किन के लिए है, तो जो अभी जिसको हम मानक मानते हैं 15 वर्ष की आयु और उससे अधिक के जो एडल्ट्स हैं उनको टारगेट करने के लिए एडल्ट एजुकेशन के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। और जैसे कि अभी मैम ने भी बात करी उल्लास के बारे में, सर ने भी बताया कि कैसे शुरुआती दौर में हम बेसिक लिटरेसी और उससे आगे बढ़ते हुए कैसे वोकेशनल की तरफ बढ़े, और अभी करंट में कैसे हम डिजिटल एजुकेशन और इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो एडल्ट के बारे में अगर हम एडल्ट एज अ इंडिविजुअल के बारे में बात करें तो लीगली हम मानते हैं 18 ईयर से अबव, लेकिन जब हम एज अ बेनिफिशियरी मानते हैं इसको एडल्ट एजुकेशन पॉलिसीज का या प्रोग्राम्स का, तो हम 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उसको एडल्ट एजुकेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। जी। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जैसे कि उल्लास की अगर हम बात करें तो आखिर क्या है ये? लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अगर हम बात करें तो अभी NEP 2020 के अंतर्गत जो हमें 5 कंपोनेंट्स पे फोकस करने के लिए NEP 2020 ने कहा, जिसमें से पहला है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसके बाद जो दूसरा है क्रिटिकल लाइफ स्किल, उसके बाद जो है वोकेशनल स्किल, फिर बेसिक एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो यह कंटिन्यूइंग एजुकेशन के रूप में उभर कर आता है, जिसके अंदर हम यह भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे न्यू लिटरेट्स हैं, जो अभी हमारी मुख्य धारा से जो नए लिटरेट्स जुड़े हैं, उनको कैसे रिटेन किया जाए, उनकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो हमने अलग अलग प्रोग्राम्स के तहत उनको प्रोवाइड कराई, इसलिए यहाँ पर लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूइंग एजुकेशन का जो एम्फेसिस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अम्बश, आपसे पूरी तफसील से समझना चाहेंगे कि हम जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कर रहे हैं इसकी क्या मकसद है, क्या जरूरत है, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो अब आज आप तो PhD भी होल्ड करते हो, कुछ भी करते हो, एवरी डे द नॉलेज इज एक्सपेंडिंग, तो ये जरूरी, ये आवश्यक हो जाता है कि आप एक लर्नर के मोड में हमेशा रहें। और इसलिए कि आप ऑपरेट कर सके इवॉल्विंग सोसाइटी में। आज
मैं जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि मैं डिजिटली उतना इलिटरेट नहीं हूँ जितना कि एक 5 साल का या 8 साल का बच्चा है जी। तो मुझे मेरी जरूरत क्या है कि मैं डिजिटली लिटरेट बनूं, मैं ऑपरेट कर सकूं, मैं सारे जो है ईमेल हैंडल कर सकूं, इस तरह की चीज। ये हमें कहीं, अब हमारे लिए तो कोई स्कूल है नहीं कि हम जा करके वहां सीखें। तो हम सीखते कैसे हैं? ये नॉन फॉर्मल वे में या इनफॉर्मल वे में या किसी ऐसे प्रोग्राम से जो कि हमको किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसे नहीं मिल रहा है जी। अच्छा, एक बात इसके साथ और भी है कि ये हमेशा इवॉल्व करता है। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम परफेक्ट इन दैट। हर दिन कोई ना कोई चीज नई आती जा रही है। अब जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है जी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आज से 5 साल पहले नहीं होती थी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या कर सकता है, तो मुझे ये एजुकेट होना पड़ेगा कि इसमें से क्या हम लें और क्या छोड़ें और किस पर हम डिस्कस करें। तो ये अब लाइफ लॉन्ग, ये अब इसी को कन्वर्ट कर लीजिए आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग सिचुएशन में जी। तो एक कहावत थी, एजुकेशन फ्रॉम बर्थ टू ग्रेव। ये अब बर्थ टू ग्रेव वाला जो है कंटिन्यूम इवॉल्व करके सामने आता चला जा रहा है जी। तो हमको ये देखना होगा कि हम हमेशा लर्निंग मोड में जी। रहे। आई शुड नॉट बी कि भाई मैं सब जानता हूं, मुझे कुछ नहीं है और कुछ नहीं जानना, ये अब नहीं चलेगा जी। तो पढ़े लिखे हो जाइए आप। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपके लिए मस्ट है क्योंकि नॉलेज इज एक्सप्लोडिंग इन एक्सपोनेंशियल वे और बहुत ऐसी चीजें आज के जमाने में आती चली जा रही हैं जिसके बारे में आपको रोज का रोज सीखना होगा जी। तो ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक छोटा सा एग्जांपल दो। मैं जापान गया, आई फाउंड माई सेल्फ इलिटरेट बिकॉज आई कुडंट रीड इवन द बस साइन जी। एंड मुझे पता नहीं रहता क्या खाएं क्या न खाएं। तो एक दो पूछा कि भाई इसको तोरी नोकू कहना है तो चिकन और चावल मिल जाएगा। तो हर जगह जाके तोरी नोकू कह करके जितने दिन जापान में रहे उतने दिन तोरी नोकू खा के रह गए जी। तो ये अब वहां मुझे लगा कि यार मैं इतना पीएचडी वीएचडी सब कुछ किए हुए हूँ और मैं इलिटरेट हूँ जी। तो ये भी बातें हैं कि आप किस कंटेक्स्ट में हैं और किस कंटेक्स्ट में आपको ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको लर्निंग हमेशा, यू हैव टू बी इन लर्निंग मोड एवरी टाइम जी। तो आपको हमेशा लर्निंग मोड में रहना चाहिए, जैसे कि प्रोफेसर अम्बष्ट कह रहे हैं कि इसका कोई एंड नहीं है। प्रोफेसर शबनम, आपसे समझना चाहेंगे, अब इंफॉर्मेशन तो अब हर जगह अवेलेबल है। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, अगर हम तमाम यूट्यूब की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, तमाम तरह के मैसेजेस आते रहते हैं, तो कौन सा जरिया है जो कि जिस पे कि हम रिलाय कर सकते हैं? कौन सा जरिया ऐसे जिस पे जो कि रिलायबल है और जिससे सीखा जा सकता है? क्योंकि बहुत से लोग इससे मिसगाइड भी होते हैं। यस, अगर हम एडल्ट एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो एडल्ट एजुकेशन की जितनी रेलिवेंस इसके पहले नहीं था, लाइक जब 1835 से में कॉलेज सिस्टम स्टार्ट हुआ और फॉर्मल सिस्टम लाइक नॉन फॉर्मल एजुकेशन 1970s में जब आया, तब से भी ज़्यादा आज ज़रूरत है, जो कि NEP 2020 में बहुत ज़्यादा हाईलाइट की गई है और इसकी रेलिवेंस और इसकी नीड के अकॉर्डिंग उसके ऊपर फोकस किया गया है। लाइक हमारे पास बहुत सारे ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, दोनों को ही 2030 तक कंप्लीट करना है। और यस, जो आप बात कर रही हैं सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो आज सबके पास है। लाइक जरूरी नहीं है कि बंदा अल्फाबेट्स जानता हो, अब थ्रू लाइक स्पीकिंग भी वो उसको यूज कर सकता है जी। तो उसमें बहुत जरूरत है आज इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कंट्रोल हो कहीं और चेक हो। उसके लिए अडल्ट एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज, NGOs, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं लोगों को गाइड करने की जरूरत है हम लोग को कि आप चेक करें व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग और व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज व्हिच इज गिवन। तो एक तरह से फिर और भी जरूरी हो जाता है एडल्ट एजुकेशन की वो समझ पाए क्या सही है क्या गलत है और किस पे रिलाई किया जा सकता है किस पे नहीं रिलाई किया जा सकता। विवेक, आपसे भी समझना चाहेंगे कि अगर कोई एडल्ट एजुकेशन की बात करें, अगर
कोई पढ़ना चाहता है, दोबारा सेकंड चांस लेना चाहता है, और तो कहाँ से वो अपनी पढ़ाई कर सकता है, क्या क्या कोर्सेज हैं, कहाँ एनरोल कर सकता है, कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्योंकि आज के ज़माने में जहां पर इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी हर जगह पर मौजूद है और साथ ही साथ मोबाइल पेनिट्रेशन भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो जो डिजिटल लिटरेसी है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अगर हम डिजिटली कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से उल्लास, और अगर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हम करना चाहें तो NIOS के थ्रू हम सीख सकते हैं, और बहुत सारे पोर्टल्स NCERT के द्वारा ऐसे बनाए गए हैं जिसके अंदर हम जाके अलग अलग पाठ्यक्रम और उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ऐसे एग्जाम्स भी वो लोग कंडक्ट कराते हैं जिससे हम डिग्री और मान्यता भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम सीख सकते हैं अपने रुचि के अनुसार। जैसे कि हम अगर डिजिटल लिटरेसी सीखना चाहते हैं, या फिर हम सीखना चाहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, या फिर कुछ हेल्थ से रिलेटेड हम कुछ सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें जो उल्लास और जो NEP 2020 है, ये प्रोग्राम हमें साथ ही साथ स्किल्स के साथ जोड़ने का भी काम करते हैं, कि अगर कोई एग्जिस्टिंग स्किल्स हम सीखना चाहें तो उसको भी ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, या फिर जो डेजिग्नेटेड उनके जो सेंटर्स हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के जो सेंटर्स हैं, वहां पे जाकर हम सीख सकते हैं और रिकॉग्निशन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। अगर कोई पहले से किसी के पास किसी प्रकार की स्किल है और उसको सर्टिफिकेशन चाहिए, तो इस प्रकार के भी जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हमारे पास है थ्रू उल्लास, NCERT और NIOS। तो इनके ऑप्शंस को जाकर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट पे, और हम इनसे जो जुड़ी हुई जानकारी है उनको प्राप्त करके डिग्रीज भी हम वहां से ले सकते हैं। जी, तो बिल्कुल ये तो बात हुई कि कैसे डिजिटली आप डिजिटल मोड पे आप लर्न कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। प्रोफेसर अम्बष्ट, आपसे समझना चाहेंगे और कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए इसका फायदा उठाया जा सकता है। जी, इस सिलसिले में एक बात बताना चाहता हूँ। NIOS एक ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम चलाता है। ये मैंने शुरू किया था कि आप जब चाहे तब परीक्षा दें। जी, तो द ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर, वो जब समझता है कि वहाँ मैंने किसी पर्टिकुलर चीज में महारत हासिल कर ली, तो कहेगा कि मुझे इम्तहान ले लीजिए और सर्टिफाई कर दीजिए। जस्ट लाइक पैथोलॉजिकल लैब के आप गए, अपना ब्लड टेस्ट कराया और रिजल्ट लिए और अच्छा है कि नहीं है, और फिर गए और फिर कराया। तो ये कंसेप्ट लेकर के बना था। जी, तो अब चूंकि स्ट्रीम ऑफ इनपुट इन लर्निंग सिस्टम इज सो फास्ट कि कब कौन कितना आगे बढ़ जाएगा, तो उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था होने की आवश्यकता है कि आप टाइम टू टाइम अपने को सेल्फ टेस्ट करते रहिए कि हमने कैसा सीखा, जिस भी विषय में, जिस भी एरिया में आप चाहते हैं। एक तो टेक्निकल एरिया जिसको कहते हैं कि हार्डवेयर काइंड ऑफ थिंग कि आप ऑपरेट करते हैं। एक सॉफ्टवेयर एरिया है जहां पर कि इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करते हैं। जी, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज ए मेंटल एक्टिविटी, व्हाइल एज द टेक्निकल पार्ट, द ऑपरेटिंग एंड गेटिंग इट स्टैंडर्डाइज ऑन अ सर्टेन पैरामीटर्स, ये जो है ये हार्डवेयर पार्ट है। तो हार्डवेयर पार्ट भी बहुत तेजी के साथ डेवलप कर रहा है। आपने ये देखा होगा कि ओपन यूनिवर्सिटीज बहुत प्रोलिफरेट कर गई हैं, और बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं कि आप अपने को सेल्फ टेस्ट करके अपने आप समझ लीजिए कि मुझे ये आ गया या नहीं आ गया, या मुझे फिर से और आगे बढ़ना है। तो ये आई थिंक दैट इन अंदर 10-15 years देयर विल बी प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्फ लर्निंग। जी, और इसमें ये इसके लिए बहुत रेलेवेंट है कि आप आगे आज जो 2047 का विजन है। जी, फॉर्चुनेटली आई एम पार्ट ऑफ वन थिंक टैंक वेयर वी आर थिंकिंग 2047 में क्या होगा। जी, तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द मेजर प्राइम। आप जान जाए कि वैसे हमको जितना जानना है हमने ये जान लिया। जी, वो तो आप अपने आप को टेस्ट करके सेल्फ सर्टिफाई कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन की। जी, बट यू योरसेल्फ मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट आई हैव लर्नड व्हाट आई वांटेड, और आई नीड टू लर्न मोर, और आई नीड टू रिप्लेनिश माय प्रीवियस लर्निंग। ये सारी चीजें, तो मैं ये सोचता हूँ कि 2047 में जैसे आप
पैथोलॉजिकल लैब में जा करके अपना टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि मेरा खून ठीक है कि नहीं है और उसको आपको दवाई खाना है, उसी तरह का जो है टेस्टिंग सिस्टम आने वाला है कि आप अपने आप को टेस्ट कर ले, जिस भी विषय में चाहे टेस्ट कर ले और देखें कि हाँ हम किस लेवल पर है, हमको और ऑगमेंट करना है या नहीं करना है, या रीच दैट लेवल। तो ये एक मैं सिनारियो देख रहा हूँ 2047 में जी। इसकी शुरुआत मैंने 2003 में की थी, वी हैड टेस्टेड इट। तो ये धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया है और इवॉल्व कर रहा है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर शबनम, आपसे समझना चाहेंगे, आप जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। किस तरह का आपको रिस्पांस मिलता है? क्या जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है एडल्ट एजुकेशन के लिए, क्या एडल्ट से या जो लोग दोबारा क्या इसको तवज्जो दे रहे हैं, क्या इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, क्या इसके लिए आगे आ रहे हैं? यस, डेफिनेटली देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर हम देखें, हम एक्सटेंशन लेक्चर्स करते थे 2000 के स्टार्टिंग में, उसमें लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड अदर टाइप्स ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स थे। जो उस टाइम में अडल्ट्स का जो ग्रुप होता था वो इतना मोटिवेटेड, इतना इंटेंसिकली मोटिवेटेड नहीं था, जितना बताया गया उतना सुनना है। अभी का पार्टिसिपेंट बहुत इंक्विजिटिव हो गया है, वो जानना चाहता है क्या नई स्कीम्स हैं, क्या नई चीजें हैं, किस चीज से उनको फायदा हो सकता है। तो यह अडल्ट लर्नर्स आर रियली इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग मोड नाउअडेज। एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अभी जो बात करी गई है वो ज्यादातर मैल्कम नोल्स की एंड्रोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है और उसको इंटीग्रेट किया गया है इसमें। तो एडल्ट्स आर ऑटोनोमस, तो डिजिटल लिटरेसी उनको बहुत मैच करती है इस चीज के लिए। उनको जितना समझना है, जैसे कि अमर सर ने भी अभी बात करी है, जितना जानना है वो जाएंगे डिजिटल मोड पर। एंड अदर प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो हियर लाइक मूक से या दूसरे कोई भी छोटे मोटे सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा तक भी अगर उनको जाना है उस लाइन में तो वो जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, तो विवेक, आपको क्या लगता है कि क्या जितना इंटरेस्ट पहले लोग इसमें शो करते थे, एडल्ट एजुकेशन की बात करें, अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है? क्या वो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जैसे प्रोफेसर शबनम बता रहे हैं कि अब चेंज देखने को मिल रहा है? बिल्कुल। एज ए रिसर्च स्कॉलर मैं बहुत सारे एक्सटेंशन प्रोग्राम्स के साथ अपने डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काफ़ी चीज़ों पे काम करता हूँ, जैसे कि उन्नत भारत अभियान, जहाँ पर हम कुछ विलेजेस को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पर कंटिन्यूस हम जाके कुछ प्रोग्राम्स कराते हैं एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड। तो हम उनके टच में रहते हैं, जो भी हमारे अडॉप्टेड विलेजेस के अंदर जो विलेजर्स हैं उनसे। और हमने हमेशा यही देखा है कि लोगों के अंदर एक अलग उत्साह रहता है जब भी हम किसी भी नई प्रकार की जानकारी को उन तक ले जाने का काम करते हैं, कोई एक्टिविटी वहां पर करवाते हैं जिसके अंदर कम्युनिटी का पूरा सबका एक साथ इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो हमेशा ही एक्साइटेड रहते हैं, नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की अभी एग्जिस्टिंग स्किल्स है उनके अपडेशन को लेकर भी कि वो उनको कुछ और नई स्किल मिले और वो इकोनॉमिकली और बेटर हो पाए, तो इसके लिए भी वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और पूछते हैं हमसे इनफैक्ट कि किस प्रकार हम यूनिवर्सिटी में एनरोल हो या किसी ऐसे प्रोग्राम में एनरोल हो जो जिससे हम नई स्किल्स भी सीख सकें, हमारा सर्टिफिकेशन भी हो सके और साथ ही साथ कुछ इंसेंटिव्स भी हम उसके अंतर्गत ले सकें। तो हमेशा ही इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हालांकि चैलेंजेस हर जगह हर सेक्टर में देखने को मिलता है, तो चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल लोगों का रेस्पॉन्स इसको लेकर काफी पॉजिटिव और बहुत अच्छा होता है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अंबश, जैसे कि आपने कहा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात है और जितना आप सीखते रहेंगे उसका कोई एंड नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए है या कुछ कोई अगर अपनी रोजी रोटी के लिए या अपनी आय बढ़ाने के लिए या कोई और मकसद के साथ भी एडल्ट एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकता है? आपका सवाल बड़ा अच्छा है। एजुकेशन as a means of increasing your functional capacity, ये एक इसलिए फंक्शनल लिटरेसी का कंसेप्ट चला था कि कैसे जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कैसे अच्छा करें और उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना जीविकोपार्जन करें। अब ये जो जमाना उस वक्त था कि आप इंफॉर्मेशन देते थे, जैसे था कि उन्नत बीज एक था कि अच्छे बीज लगाइएगा, ये बीज है, इस तरह का बीज है, ऐसे लगाइएगा ज़्यादा पैदा होगा। तो दिस वाज वन पॉइंट कि आपने दिया और उसने सीखा और उससे उसने अपनी इनकम बढ़ाई और पैदावार बढ़ा।
अब जिस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है टेक्नोलॉजिकल और ग्रोथ हो रहा है, तो किताब लिख करके, किताब में दे करके, और जब तक किताब बाजार में आई तब तक बहुत आगे बढ़ गए। तो ये थोड़ा सा मैच नहीं कर पा रहा है, पेस ऑफ डेवलपमेंट एंड पेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इसमें थोड़ा मिसमैच हो रहा है। तो अब इसके लिए ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, अब आपको ये क्या सीखना है ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि आपको जो सीखना है उसको कैसे आप प्राप्त करें। तो ये टेक्निक सिखाने की जरूरत है, और टेक्निक है डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि जो इंफॉर्मेशन है, जो कल हुआ है डेवलपमेंट, वो आप तुरंत अपने फोन से, आईफोन से, या इंटरनेट से, या कंप्यूटर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। किताब लिखी गई है तो किताब साल भर पहले लिखी गई, 2 साल पहले लिखी गई, इंफॉर्मेशन बहुत आगे बढ़ गया लीप्स एंड बाउंड्स में जी। तो इसलिए अब जोर इस पर है कि कैसे प्राप्त करें। और पर्टिकुलरली एआई के एडवेंट से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवेंट से बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है कि एआई जो है वो सब कुछ आपका करके दे रहा है। तो इवन कि मेडिकल में, एजुकेशन में, हर चीज में ये नॉलेज, जो लेटेस्ट नॉलेज है वो आपकी किताबों में नहीं मिल पा रही है जी। तो हाउ टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हैज बिकम सेंट्रल देन गेटिंग इंफॉर्मेशन एज सच। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर शबनम, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर हम एडल्ट एजुकेशन की बात करें और दूर दराज के गांवों की बात करें, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की होगी जो कि किसी न किसी वजह से अपनी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाए और अब उनको दोबारा चांस मिलता है, तो उन तक ये जानकारी कैसे पहुँच पाती है, वो इससे कैसे जुड़ पाते हैं, क्या तरीका है? इसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारे पास बहुत सारे मोड्स हैं उन तक पहुंचने के। इसके पहले हमारे पास ट्रेडिशनल मोड्स थे, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड। अभी इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड से हम ग्रुप को भी हमने बाईपास करके मेनली हम मास मेथड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, वो पूरे मासेस को कवर करता है। तो इसमें बहुत ही डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन आ गया है लोगों का, इवन रिमोट एरियाज में, विलेजेस में, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस एंड कितना भी आप दूर रहते हैं तो हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है कि वहाँ तक आप हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे जो भी हम करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन सिस्टम वहाँ तक पहुँच रहा है। तो इससे बहुत आसानी होगी उन लोग की। और किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी पूरी पॉपुलेशन एक साथ हो और वो सब, कोई भी मार्जिनलाइज्ड हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एडल्ट एजुकेशन के थ्रू हम कंट्री को बहुत तेजी के साथ आगे ग्रो कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मानना है कि एजुकेशन में अगर हमने स्टार्टिंग से एडल्ट एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया होता तो शायद हम आज की जितना हम बहुत डेवलप्ड हैं, लेकिन इसके भी आगे बहुत ही फास्ट स्पीड से हम डेवलप हो गए होते। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज के ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हमारे साथ साथ चले थे जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल की जी। तो उस टाइम में लेकिन हमारा लिटरेसी रेट, फंक्शनल लिटरेसी रेट एंड अदर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट and of course sustainable development and mainly like social में भी gender biases and all, इसमें हम थोड़ा सा और स्पीड से आगे आ सकते थे। और मुझे लगता है कि हमने जितना डिजिटल मोड से हम लोग सब पूरी अपनी सोसाइटी तक पहुंच रहे हैं और इंक्लूसिव अप्रोच एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चल रहे हैं, तो उसमें बहुत जल्दी हम इसको स्पीड पकड़ेंगे प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की। जी जी बिल्कुल। विवेक, अब आपसे समझना चाहेंगे कि एडल्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तमाम इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखाई देते हैं? देखिए, एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया में अगर हम बात करें तो जो चैलेंजेस हैं वो मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। शुरुआत करें अगर पॉलिसी लेवल से, तो हमारे पास प्रोग्राम्स तो बहुत हैं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम हो गया, साक्षर अभियान हो गया, नेशनल लिटरेसी मिशन हो गया, लेकिन अगर हम पैन इंडिया एक एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो वो हमें आज तक देखने को नहीं मिली है। तो सबसे पहले तो एक ऐसी
पॉलिसी होनी चाहिए पैन इंडिया लेवल पर जो एड्रेस करती हो, क्योंकि यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं टू द एडल्ट्स हैं। और अब तक जो एडल्ट एजुकेशन की जो भी गाइडलाइंस आती हैं या जो भी हमें डायरेक्शन मिलता है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के साथ। तो सबसे पहले तो जरूरत है कि हम इन दोनों चीजों को अलग करें। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से नेशनल एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी को अलग करने की सबसे पहले जरूरत है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे सोशो कल्चरल डिफरेंसेस हैं। डिजिटल डिवाइड के कारण जो है ऐसे जैसे उल्लास जैसे जो प्रोग्राम है उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है मोबाइल फोन्स की, इंटरनेट की, वो बहुत ज्यादा कम है। साथ ही साथ जेंडर गैप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम आज की भी बात करें या 2011 सेंसस या फिर जो यूनेस्को का जो कहना है 2017 में कि लगभग 200 मिलियन से ज्यादा हमारे पास जो है नॉन लिटरेट्स हैं, तो उनको इंक्लूड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक इंक्लूसिव अप्रोच लेके चलें। जेंडर जो जेंडर गैप है यहाँ पर लगभग 15 से 20% का हमें जो लिटरेसी का गैप देखने को हमेशा ही मिलता है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट भी हो सके। साथ ही साथ उसके अलावा हमें ऐसे करिकुलम डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है जो एंड्रागोजी बेस्ड हो, क्योंकि जो अप्रोच जो हम यूज करते हैं एनईपी के अंडर, जो स्कूल और बेसिक एजुकेशन के अंदर, वो पेडागोजी की यूज करते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा जरूरत है एंड्रागोजी पर फोकस करने की। ऐसी रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करने की जो एंड्रागोजी को और भी ज्यादा एनहांस करे। साथ ही साथ रिसर्च में भी हमें प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात करनी चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस से तो हम मतलब हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिकल चैलेंजेस तो है ही, तो सारे के सारे जो चैलेंजेस है अगर हम एक ऐसी पॉलिसी को फ्रेम किया जाए तो शायद हम इसको एड्रेस कर सकते हैं और एक अच्छी एडल्ट एजुकेशन की कामना हम अपने देश में कर सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अंबश, आपको किस तरह की चैलेंजेस दिखाई देते हैं? मुझे तो इन्होंने जो बहुत सारी बातें कही बहुत सही है। बेसिकली जो हमारा सिस्टम सफ़र कर रहा है वो पेडागोजी और एंड्रागोजी के डिस्टिंक्शन को ठीक से अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है। एक बच्चा सीखता है थ्रू प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, चलना सीखता है, सीधा खड़ा होना सीखता है, घर की भाषा सीखता है, वो इमिटेट करता है। देन अथॉरिटी ऑफ द सीनियर एंड द एक्सेप्टेंस बाय द जूनियर, ये होता है प्रोसेस ऑफ पेडागोजी कि टीचर ने कहा तो टीचर जो कह रहा है वो परम सत्य है। एंड्रागोजी जब आती है तो उसमें ये होता है कि जो लर्नर है वो चैलेंज करता है, क्योंकि वो एज में हो सकता है कि टीचर से ज्यादा बड़ा हो। तो वहां पर लर्निंग टुगेदर, द टीचर हैज टू बी पार्ट ऑफ द लर्नर ग्रुप एंड ही हैज टू टेक द ग्रुप अलोंग विद हिम। तो ये डिस्टिंक्शन समहाउ और द अदर अभी तक हम लोग अपनी पॉलिसी में आर्टिकुलेट ठीक से नहीं कर पाए हैं। जी, मैं विदेश में पढ़ाता था, एडल्ट एजुकेशन पढ़ाता था, इसी बात को लेकर के काफी इस पर चर्चा होती थी जी। कि अडल्ट जो है वो क्वेश्चन करता है अपने से यंगर टीचर को, तुम क्या जानोगे, तुम तो हमसे छोटे हो, तुम क्या जानोगे। जी बिल्कुल। तो उसको अथॉरिटी जो इनहेरेंट अथॉरिटी ऑफ ए टीचर टू इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइल्ड, वो उससे डिवाइड होता है। इसीलिए लर्निंग टुगेदर वहां होता है कि बब्बा चले चचा देखा कैसा कैसे सीखते हो तुम, तो चचा अच्छा अरे ऐसे कर दिए, इसमें ऐसे करते तो ऐसा होता। तो दैट इज द इंटायर चेंज। पेडागोजी एंड्रागोजी में यही बेसिक डिफरेंस है। तो अनफॉर्चुनेटली जहां भी हम एडल्ट एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो परमिएट करके एंड्रागोजी के फॉर्म में नहीं आ रहा है। जी, ये एक बेसिक मेरा अपना सोचना है विद ऑल 40-50 इयर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कि ये आना जरूरी है इफ यू आर टू टेक एडल्ट्स अलोंग विद सोशल एसडीजी गोल 4। वो कहता है, यूनेस्को का है कि एसडीजी 4 कि सारे पॉपुलेशन को 90% एंड अबव पॉपुलेशन को फुल्ली एजुकेटेड, नॉट लिटरेट, एजुकेटेड होना चाहिए। तो ये भारत सरकार ने माना कि हम थ्रेशोल्ड लिटरेसी लाएंगे 70% पर, अभी 84% तक हुआ है। मगर अब ये लिटरेसी खाली ये नहीं है कि अक्षर को पहचान लेना,
कॉम्बिनेशन ऑफ अक्षर को मिला के वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड बना लेना, वो सारी चीजें अब खत्म हो गई, और उसको लिख लेना, उसी तरह से बना लेना शेप को। अब वो खाली, अब उसका लिखने वाला पार्ट जो है वो रिसीड कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स इनटू वर्ड एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ये एक मेजर। तो हमारे पढ़ाने के तरीके में एक बेसिक चेंज आना चाहिए। एंड वी हैव टू कीप पेस विद द डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। खास करके चैट जीपीटी, एआई, ये सारे आ रहे हैं, इसको हम जैसे लोग नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, जो कि इतने पढ़े लिखे हैं। तो वो कैसे उस पॉपुलेशन तक कैसे ले जाया जाए जो कि अभी निरक्षर है जी, ये बेसिक चैलेंज है जी। वी मस्ट एड्रेस दिस प्रॉब्लम सूनर और लेटर। बिल्कुल। प्रोफेसर शबनम, आप इस समय सिस्टम में हैं, क्या आपको इस तरह का रेजिस्टेंस दिखाई देता है अगर हम एडल्ट एजुकेशन की बात करें, जिसकी बात प्रोफेसर अम्बश्ट कर रहे हैं, और किस तरह के चैलेंजेस आप फेस करती हैं? यस, डेफिनेटली दीज चैलेंजेस आर हियर विद अस, जो भी अम्बश्ट सर ने और वीक्स आपने बताई है बातें। यस, लेकिन मेरा ये मानना है कि चैलेंजेस ये हमारे थोड़ा कम हुए। जैसे कि हमारे एनईपी का जो करिकुलर फ्रेमवर्क है उसमें 5 प्रोविजंस है मेनली। उसमें फाउंडेशनल लिटरेसी की जब हम बात करते हैं और न्यूमरेसी की, वो काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। वो ऑलरेडी हम पहले भी डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट पॉलिसीज के अंडर करते आ रहे हैं, वो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर क्रिटिकल लाइफ स्किल्स की बात करें तो उसमें ये डिजिटल मोड बहुत हेल्प कर रहा है। लाइक उसमें हम डिजिटल लिटरेसी, फैमिली वेलफेयर का, हेल्थ इश्यूज, इस सब के बारे में लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी जाने, और उन जो भी फैसिलिटीज़ हैं कंट्री में उनको अवेल करें, और उसमें अगर कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो पार्टिसिपेट करें और डेवलपमेंट में अपना सहयोग दें। नेक्स्ट चीज़ है बेसिक लिटरेसी। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम उस ग्रेड तक तो 3, 5 और 8 तक तो अडल्ट एजुकेशन के तहत नहीं पहुंचा पा रहे हैं उस लेवल तक, लेकिन लिटरेसी तक पहुंचा पा रहे हैं। क्रिटिकल लाइफ स्किल्स में अच्छा हो रहा है। वोकेशनल स्किल्स में मेरा मानना है कि काफ़ी हेल्प मिल रही है हमें डिजिटल मोड से। बहुत सारे ऐसे, हम जैसे सोशल मीडिया का तो ठीक है, लेकिन यूट्यूब और बाकी दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट के थ्रू भी, मास मीडिया के अंडर डिफरेंट लाइक मल्टी मोड्स यूज किए जा रहे हैं, जिनको लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में। और जिस चीज़ में भी, लाइक उनका अगर स्टिचिंग में, मोबाइल रिपेयरिंग में, इसमें भी अगर छोटे मोटे कोर्स करना चाहते हैं तो देयर आर कोर्सेज अवेलेबल, दे कैन गो ऑन दोज प्लेटफॉर्म, दे कैन like sign there and they can do this। तो चैलेंजेस कम हुए लेकिन अभी भी हैं। मेनली तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी काफ़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है, मोटिवेशन ऑफ लर्नर का भी प्रॉब्लम है, मोटिवेशन ऑफ ट्रेनर का भी प्रॉब्लम है अभी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास उतने ट्रेंड एंड उतने मोटिवेटेड वॉलंटियर्स इतना अवेलेबल नहीं है जितना कि हमारे कंट्री में ज़रूरत है। जी, तो क्या वे फॉरवर्ड दिखाई देता है प्रोफेसर शबनम? मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट जिस रास्ते पे चल रही है और जो हमने एनईपी का पूरा फ्रेमवर्क दिया है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और इस रास्ते पे चल के हम कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमें इसमें ट्रेनिंग ऑफ द वॉलंटियर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। जो नेशनल अभी एनआई जो भी हमारा एनसीईआरटी जो फ्रेमवर्क बना रही है उसमें मेनली वॉलंटियर बेस्ड है, कि वॉलंटियर्स स्टार्टिंग में तो हम मेनली डिजिटल मोड से ही 2030 तक इसको कवर करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हम फिजिकल मोड भी अब स्टार्ट हो गया, हाइब्रिड मोड लेकर चल रही है एनसीईआरटी, और डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनके ट्रांसलेशन हो चुके हैं। कुछ स्टेट्स ने पूरा 100% लिटरेसी रेट अचीव भी कर लिया है जी। तो वी आर डूइंग गुड। वी आर डूइंग गुड। प्रोफेसर अम्बश्ट, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? एक ये ऐड करना चाह रहा था कि आपने देखा होगा कॉमन सर्विस सेंटर्स बने हुए हैं जो वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम के लिए केटर कर रहे हैं। लोग जाते हैं, अपना आधार बनवाते हैं, कोई जाता है कुछ कराता है। तो अब देखिए जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं जो बहुत फास्ट तरीके से हर इलिटरेट लेडी जेंट के पास पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, उनके डिजिटल मोड से ट्रांसफर हो रहे हैं।
ये एक बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने आ रहा है कि डिजिटल लिटरेसी को हम उन लोगों तक कैसे पहुंचाएं कि वो बिना किसी असिस्टेंस के इन टूल्स का, इन डिस्पेंसेशंस का फायदा ले सकें। जी बिल्कुल। तो अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स गांव-गांव में बनाए हुए हैं, जहां लोग कुछ पैसे लेकर आपका कार्ड बनवा दे रहे हैं, डिजिटल पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये सर्विस धीरे धीरे एलिमिनेट होना चाहिए, हो रहे हैं। इसलिए द फॉर्मेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन विल हैव टू इनकॉर्पोरेट और इनकैप्सुलेट दीज स्किल्स, जी, जो कि आदमी को फंक्शनली एम्पावर कर सके इन बेनिफिट्स को जी यूज करने के लिए। तो ये क्रिटिकल लाइफ स्किल्स हैं जो कि जी, बिल्कुल सीखना और आना आपने बहुत सही जरूरी है। वर्ड पकड़ा। जी। मैं खोज रहा था इस वर्ड को, नहीं मिला। जी। थैंक यू फॉर जी विवेक, आपको क्या लगता है, क्या वे फॉरवर्ड? जैसा कि सर ने बताया अभी और मैम ने भी एम्फेसिस किया, मोटिवेशन लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो एडल्ट एजुकेटर्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पे काम करना, कैपेसिटी बिल्ड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी, एडल्ट एजुकेशन पॉलिसी हो ताकि उसके लिए प्रॉपर बजट एलोकेशन हो। ये जो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, ताकि वो भी दूर हो, इसलिए एक डेडिकेटेड पॉलिसी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा कि सर ने भी कहा कि हम अगर डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें आता ही नहीं है डिजिटल ऐसे डिवाइसेस को ऑपरेट करना, तो वो बाकी की लिटरेसी किस प्रकार लेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ना सिर्फ हमें उल्लास जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेस्ड जो इनिशिएटिव्स हैं, उसके अलावा हमें जो ऑफलाइन भी जाकर लोगों को डोर टू डोर इस चीज पे और ज्यादा, जो पुरानी अप्रोच है जैसा कि मैम ने कहा था, उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो अभी जितनी ड्यू इंपॉर्टेंस एंड्रागोजी के जो मेथड्स हैं उनको, और नए जो मेथड्स इवॉल्व हो रहे हैं उनको जितना देने की जरूरत है, आई थिंक वो रिसर्च स्कॉलर्स को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाहिए और ऐसी नए इनोवेशंस और नई चीजों को सामने लेकर आना चाहिए समाज के, जो एडल्ट एजुकेशन को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से पूरे ग्रास रूट लेवल तक इसको पहुंचा सके। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अम्बष्ट, आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे एडल्ट एजुकेशन के ऊपर। Adult education has been a low priority area recently in the programs of the education, overall education. आप देखें कि बजट एलोकेशन जो जनरल पैरामीटर है, बजट एजुकेशन ऑन एडल्ट एजुकेशन इज मिनिमल एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। और प्रोग्राम्स भी जैसे एक प्रोग्राम उल्लास है, तो पहले मिशन मोड में नेशनल लिटरेसी मिशन जो है वो मिशन मोड में चला था, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ था। दूसरी चीज क्या है कि अब एक और बात कहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं वो पढ़ाने जाते हैं, तो अब उनको भी एजुकेट होना है कि हाउ टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम चैट जीपीटी, एआई एंड अदर थिंग्स। पहले जो एक नोट्स बना के जाते थे कि भाई हमने जब पढ़ा था तो नोट्स बनाया, क्लास में गए, उनको पढ़ाया, तो अब अडल्ट एजुकेशन का जो कंपास है, जो फील्ड है, वो इलिटरेट भी है, लिटरेट भी है, प्रोफेसर्स भी हैं, ये दे ऑल नीड। सो कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज द करंट सिनारियो, जो आगे चल करके इसके बिना काम नहीं चलेगा। एवरीबडी हैज टू बी ए लर्नर, वेदर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, इलिटरेट और लिटरेट। जी, तो ये मैं ये देखता हूं कि दिस इज द एज इन कमिंग फ्यूचर, एवरीबडी इज एन एडल्ट लर्नर इन वन वे और द अदर। जी बिल्कुल। प्रोफेसर अम्बष्ट, प्रोफेसर शबनम, विवेक जी, आप तीनों ने वक्त निकाला, स्टूडियो में आए और एडल्ट एजुकेशन पर इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो हमारे तीनों मेहमान मौजूद थे और हम बात कर रहे थे एडल्ट एजुकेशन पे, कैसे इसका मकसद बदला है समय के साथ, वक्त के साथ।
ये हमने जाना और कैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ज़रूरत है वो हमने समझा। हमारे इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम आपके लिए और किस तरह के नॉलेज पर प्रोग्राम तैयार करें, आप हमें मशवरा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।